स्वागत दोस्तों हमारे चैनल पे। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें खूंखार, जिन्हें इतिहास, जंगली या असभ्य लोगों के तौर पे जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कोई और नहीं वाइकिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये वाइकिंग्स थे कौन, इन लोगों को क्यों असभ्य और जंगली कहा जाता था, इन लोगों का इतिहास क्या, इन लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सब चीज आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो ये बात 800 सेंचुरी से लेकर 11 सेंचुरी एडी का बात है। बहुत सारे स्कैंडिनेवियंस लोग अपना घर बार छोड़ रहे थे अच्छी किस्मत के तलाश पे। अब आपको पहले बता दूं स्कैंडिनेवियंस लोग कौन थे। अभी आपको ये वर्ड स्कैंडिनेवियंस बार बार आएगा। सबसे पहले आप स्कैंडिनेवियंस कौन होते हैं वो जान लीजिए। स्कैंडिनेवियंस वो कंट्री को बोला जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब जो कंट्री है ये सब आपको जाकर स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है। तो यहाँ के जो लोग है उन्हें स्कैंडिनेवियंस कहा जाता है। तो बात है 800 सेंचुरी का, जब लोग स्कैंडिनेवियंस लोग अपने घर बार छोड़े थे अच्छे किस्मत के तलाश में। इन लोग सी फेयरिंग वॉरियर्स भी कहा जाता था। इन लोग को सी फेयरिंग वॉरियर्स भी कहा जाता था, इन्हें वाइकिंग्स भी कहा जाता था, नॉर्थ मैन भी कहा जाता था और नॉर्थ मैन भी कहा जाता था। इन लोग का इतना सारा नाम था। देखिए, सी फेयरिंग वॉरियर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन लोग शिप बनाने में और शिप का सफर करने में और शिप नेवी लोग का जो बैटल उसमें इन लोग बहुत एक्सपर्ट। और नॉर्थ मैन इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन लोग नॉर्थ से आते। जो नॉर्मल यूरोप को देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग का हिसाब से देखिएगा तो ये लोग नॉर्थ से आए थे। क्योंकि ये जो जितना भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, डेनमार्क, नॉर्वे, आपका अगर स्वीडन, ये सब जो है ये नॉर्थ में पड़ता है। किसका? यूरोपियन कंट्रीज का नॉर्थ में पड़ता है। शुरुआत में इन लोग भी कोस्टल साइड, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज इसका जो कोस्ट लाइन है वहां पर रेड ये लोग किया करते थे, वहां पर लूट पर मचाया करते थे। और खासकर जो मोनास्ट्रीज होता था, जो ऐसा मोनास्ट्री जो कोस्टल एरिया पे बना हुआ था, उससे लूट पार करते थे। और खासकर किसका कोस्टल एरिया में? उस टाइम ब्रिटिश का जो कोस्टल एरिया था, ब्रिटेन का जो कोस्टल एरिया था, वहां पर लोग ज्यादा अटैक किया करते थे। ब्रिटेन का जो आइलैंड था, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड, ये सब को कोस्टल एरिया पे ज्यादा अटैक किया करते थे। और क्योंकि पहले के दौर में आपको जाकर मोनास्ट्री में ही सब पैसा रखाया जाता था, तो उन लोगों को पता था कि मोनास्ट्री पे अटैक करेंगे, यहाँ पर कोई बचाने भी नहीं आएगा और आपको जाकर पैसा भी हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो शुरुआती 3 सालों में उन लोग क्या किए, एक पायरेट्स जैसा जिंदगी जीने लगे। पायरेट्स यानी कि जो समुद्री लुटेरा, रेडर्स, जहाँ तहाँ अटैक कर दिए। फिर इन लोग आस्ते आस्ते ट्रेडर्स बन गए, बिजनेसमैन। फिर उन लोग आस्ते आस्ते कर ब्रिटेन और भी जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एरिया जहाँ जो उन लोग ने एक्वायर किया था, तो वो जगह में आस्ते आस्ते कर उन लोग बाद में सेटल भी होना शुरू कर दिए। पहले उन लोग अपना शुरुआत किए एज अ रेडर, एज अ पायरेट, और जब उन लोग अपने आप को सेटल भी कर लिए थे उसका बाद उन लोग रेडिंग किया करते थे और लूट पर मचाया करते थे वाइकिंग्स। तो यूरोप का कौन कौन सी जगह उन लोग ने अपना सेटलमेंट बनाया था? आज का मॉडर्न डे रशिया का कुछ पार्ट, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूफाउंडलैंड, ये सब जगह में उन लोग ने अपना सेटलमेंट बनाया था। और एक आपको बात साइड बताता चलूं, बहुत हिस्टोरियन लोग का मानना है, स्कैंडिनेवियन जो हिस्टोरियन है उन लोग का मानना है कि ये जो वाइकिंग्स लोग ही पहले थे जिन्होंने अमेरिका को खोजा था, लेकिन बस उन लोग ने परमानेंट सेटलमेंट बनाया नहीं, जिसका वजह से उन लोग कोई खासा रिकॉर्ड मिलता नहीं है। तो वाइकिंग्स थे कौन? वाइकिंग्स समझ ली कोई रेस आप नहीं बोल सकते, कोई एक रेस नहीं था, ना कोई एक कंट्री, ना कोई इससे रिलेटेड कोई पैटर्निज्म। जानी बस होता है ना कि हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा ये इतिहास, ऐसा कोई भी चीज आज के दौर पे आपको जाकर वाइकिंग लोग के बारे में नहीं जानने को मिलेगा। आज भी अगर यूरोप चले जाए, स्कैंडिनेविया कंट्री चले जाएगी, वो लोग जोड़ेंगे तो जरूर कि हाँ वाइकिंग लोग का लिंक हमारा एरिया से था, लेकिन कभी भी उन लोग को प्राउड फील नहीं होगा। एक तो होता है ना प्राउड फील होना कि हम लोग वाइकिंग के वंशज है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं देखने को मिलता है, ना वाइकिंग बोल के कुछ सेंस भी हुआ करता था। इसलिए मान लीजिए वाइकिंग्स उन लोग को बोला गया जो लोग आज को जो मॉडर्न डे डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन है, वहां से इन लोग आते थे, वहीं पर इन लोग का रिकॉर्ड मिलता है, तो वहीं का हिस्ट्री में इन लोग का रिकॉर्ड मिलता है। जो मेनलैंड यूरोप के लोग थे, देखिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सब इधर के लोग वाइकिंग्स लोग को फॉरेनर मानते थे और मानते थे जो वाइकिंग्स है वो अनसिविलाइज है, और सिविलाइज मतलब असभ्य लोग है, उन लोगों पर कोई कल्चर, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। और दूसरा चीज, जो नॉर्मल जो यूरोपियन लोग थे, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, जिस तरीके से आप मैंने भी कंट्री बता दिया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, जर्मनी, तो इन लोग जो ये जो स्कैंडिनेवियंस लोग हैं, इन लोग को तो असभ्य मानते थे कि इन लोग ये फॉरेनर थे। एक और भी अनकॉमन चीज था कि इन लोग क्रिश्चियंस भी नहीं थे, यानी कि जो वाइकिंग्स थे इन लोग क्रिश्चियंस नहीं थे। भले इन लोग यूरोपियन थे लेकिन इन लोग क्रिश्चियंस नहीं थे। तो एग्जैक्ट कोई भी हिस्टोरियन ये नहीं बताता कि आखिर इस जो वाइकिंग्स थे उन लोगों को क्या कारण था, उन लोग को अपना जगह छोड़कर बाकी सब यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे उन लोग अटैक करने का क्या जरूरत पड़ा। ये कोई भी हिस्टोरियन लोग कोई भी एग्जैक्ट रीजन नहीं बताता। हाँ, कुछ हिस्टोरियन लोग ये
मानते हैं कि उन लोग का आबादी बहुत तेजी से बढ़ना, यानी कि वाइकिंग्स लोग का आबादी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उन लोग के पास जमीन का कमी पड़ गया जिसकी वजह से, और उन लोगों के पास पैसे का कमी पड़ जिसकी वजह से उन लोग ने दूसरा जगह सेटलमेंट बसाना शुरू कर दी। और कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि उन लोग को जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री था वहाँ पर बहुत ज्यादा अमीरी जो तरक्की होना शुरू हो गया था, कि आपको पता ही है कि जो ये मिडिल एजेस चल रहा था और मिडिल एजेस पे यूरोप है उसका सारा पैसा किसका पास होता था, चर्च का पास। तो और बहुत ज्यादा उन लोग मुनाफा कमाते थे चर्च और राजा। तो ये सब चीज देखकर, पैसा देखकर वाइकिंग लोग ने क्या किया, यूरोप पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो 8th सेंचुरी में ट्रेडिंग पोस्ट भी बहुत तेजी से आपका जाकर बढ़ना शुरू हुआ यूरोप में। यूरोप तरक्की होना शुरू हो गया, बहुत सारा ट्रेडिंग पोस्ट बना। जिस तरीके से कुछ ट्रेडिंग पोस्ट का नाम है डॉर्स्टैट, क्विंटो, नॉविक, ये सब कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। हैमविक, अभी आप अगर ये हैमविक आज का सदर्न टर्म में है। लंदन, इप्सविच, यॉर्क, ये सब इंग्लैंड में ये सब कुछ ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारा इनकम होता था ट्रेडिंग के जरिए। तो इसलिए जो आपका जाकर वाइकिंग्स है वो लोग को शॉर्ट टर्म में उन लोगों को पैसा चाहिए था, तो उन लोगों को लगता था ये सब एरिया पे अटैक करेंगे और पैसा आसानी से ज्यादा लूट सकते हैं। और इन लोग बिजनेस भी किया करते थे, जो यूरोपियन लोगों के साथ बाद में इन लोग बिजनेस भी करना शुरू कर दिए। जो स्कैंडिनेवियन जो फर होता है वो जो आपका जाकर यूरोप का मार्केट में उसका अच्छा वैल्यू मिलता था। तो वाइकिंग लोग लूट मार करते भी था, कभी कभी लूट मार का बाद उन लोग कभी कभी बहुत सारा, ऐसा नहीं कि हर एरिया पे उन लोग लूट मार करते, कहीं कहीं पर उन लोग लूट मार करते तो दूसरा कोई कंट्री में राजा उन लोगों को पैसा दे देता था, बोलता था क्या हम पैसा ले लीजिए हमारा कंट्री पे अटैक मत करिए। और कहीं कहीं पर उन लोग बिजनेस भी करते थे। तो स्कैंडिनेवियन फर जो है वो बहुत जब का वैल्यूएबल था यूरोप में। तो ऐसा नहीं है कि वाइकिंग लोग स्लिप अटैक लूट मार करते थे, उन लोग बिजनेस भी करते थे बाकी सब यूरोपियन कंट्री के साथ। और कुछ कुछ एरिया पे उन लोग रेडिंग भी किया करते थे। तो जब उन लोग यूरोपियन लोगों के साथ बिजनेस करते थे वहीं पर उन लोगों ने सीखा कि सेलिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि समुद्र में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, अच्छा शिप कैसे करके बनाया जाता है। और इतना अच्छा उन लोग को नॉलेज मिल गया कि बाद में आपका जाकर देखिएगा कि 9 और 10 सेंचुरी के दौरान कि इन लोग वाइकिंग से इन लोग जो यूरोपियन है उससे अच्छा इन लोग का नेवी मजबूत हो गया। और इन लोगों का टक्कर लेने के लिए कोई भी उस टाइम यूरोप में इतना मजबूत नेवी नहीं था कि वाइकिंग लोग का नेवी से टक्कर ले सके। तो वाइकिंग लोग अपना आप को इतना मजबूत कर, उनका शिप इतना शानदार, इतना मजबूत, इतना तेज, इतना स्पीड था कि वो आसानी से बाकी सब जितना भी यूरोपियन कंट्री का जितना भी नेवी था कोई भी इसमें से टिक नहीं पाता था। तो स्कैंडिनेवियंस लोग बाद में जब उन लोग को अच्छा नॉलेज हो गया आपका जाकर शिप बनाने का, फिर आपका जाकर उन लोग ने देखा कि यूरोप का अंदर बहुत ज्यादा क्या है कन्फ्लिक्ट, एक राजा आपस में लड़ रहा। तो ये सब चीज देखकर उन लोग ने क्या किया, बोला कि चलो अब हम लोग को ट्रेडिंग के साथ साथ रीडिंग भी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोग का आपस में लड़ाई चल रहा, इन लोग कभी लोग से लड़ नहीं सकेंगे। तो वाइकिंग लोग ने क्या देखा कि पहले तो उन लोग को एक्सपर्ट हो गए थे यूरोपियन लोगों के साथ बिजनेस कर करके, उन लोग को नॉलेज अच्छा खासा मिल गया था कि शिप कैसा बनाया जाता है। फिर उससे अच्छा उन लोग ने शिप बनाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वाइकिंग्स लोग ने क्या कर दिया कि यूरोप में जब उन लोग बिजनेस करते तो उन लोग को यूरोप का तालघट सब पता था कि यहाँ का जो राजा इन लोग का आपस में क्या कमजोरी है, वो कमजोरी का उन लोग ने फायदा उठाया। फिर उन लोग जब बिजनेस करते थे उन लोग अच्छा खासा पूरा नॉर्थ सी का नॉलेज भी था, पॉलिटिक्स सीखा। फिर उन लोग को ये पता था कि कौन जो मर्चेंट है यूरोप का मर्चेंट किस रूट से जाता है। तो जब इन लोग ने रेडिंग करना शुरू कर दिया और समुद्री लुटेरा बन गया जब इन लोग, तो इन लोग ने क्या करते थे, आसानी से लोगों को सब रूट पता था, कौन मर्चेंट किस रूट से जाता है, कितना सामान लेके जाता है, आसानी से वो मर्चेंट के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। फिर अर्ली वाइकिंग लोग सबसे पहला रेड कब मारे, सन 793 एडी में इन लोग ने सबसे पहला अटैक एक मोनेस्ट्री पे किया। ये मोनेस्ट्री आपका जाकर नाम है इसका लिंडिसफेर्नी मोनेस्ट्री, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड पे पड़ता है। तो माना जाता है ये पहला अटैक था वाइकिंग लोग का यही मोनेस्ट्री पे। यही मोनेस्ट्री से ही उन लोग ने अटैक यानी कि रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो आपको नाम याद रखना है 1793 में लिंडिसफेर्नी मोनेस्ट्री, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड के कोस्टल लाइन में। आपको याद रखिएगा जितना भी वाइकिंग लोग ने जो भी रेडिंग किया वो सब और सब जो कोस्टल एरिया होता था यूरोप का, खासकर ब्रिटेन का जितना भी आइलैंड है उसका कोस्टल एरिया, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड, यहीं पर उन लोग का रेडिंग ज्यादा हुआ करता था। बाद में फिर उन लोग ने एक कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी अटैक करना शुरू किया, लेकिन सबसे पहला शुरुआत इन्होंने कोस्टल एरिया पे अटैक करना शुरू किया था। तो इन लोग क्या करते थे, मोनेस्ट्री पे अटैक करते थे, लूट मार करते थे, और इन लोगों का कोई धर्म और कोई रिस्पेक्ट नहीं था रिलीजियस का प्रति। तो इन लोग क्या करते थे, जब अटैक करते थे तो इन लोग तोड़ भांग भी कर दिया करते थे। मतलब इन लोगों पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं था कि कोई अगर धार्मिक जगह अगर लूट पार कर रहे तो उसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इन लोगों का धर्म भी कुछ अलग धर्म था। तो इन लोग के पास कोई भी ऐसा
कानून नहीं था कि आप किसी का मोनेस्ट्री पे अटैक करते तो इसका पूरा असर होता है, नहीं करना चाहिए, इसका सजा मिलेगा। इन लोग को वो सब कुछ नहीं पता था, तो इन लोग आसानी से अटैक करते थे, तोड़भांग कर दिया करते थे। और उन लोग इसलिए भी मोनेस्ट्री को टारगेट बनाते थे क्योंकि मोनेस्ट्री पे कोई भी गार्डिंग नहीं करता था, और कोस्टल एरिया पे तो ऐसे ही कोई गार्ड नहीं मिलता था, और मोनेस्ट्री पे तो सब जो मॉन्क लोग रहते थे तो उन लोग उन लोग का आसान शिकार था, और गार्ड भी उन लोग कोई भी समझ रेजिस्टेंट नहीं मिलता था, आसानी से उन लोग मोनेस्ट्री पे अटैक किया करते थे। और खासकर जितना भी शुरुआती अटैक उन्होंने किया, सब सी शोर का एरिया में जितने मोनेस्ट्री है उधर ही पर अटैक करना और उधर ही पर लूट मार करना शुरू कर दिया। फिर 2 साल बाद उन्होंने स्काई और लूना आइलैंड में जो मोनेस्ट्री उसे भी लूटा। फिर उसके बाद रैटलिन जो नॉर्थ कोस्ट ऑफ आयरलैंड में पड़ता है, ये मोनेस्ट्री को भी लूटा। ये सब तो भी मैंने बता दिया आपका। जाकर कोस्टल एरिया पे उन लोगों ने अपना रेडिंग करना शुरू किया, यानी कि लूट पार मारना शुरू किया। पहला रिकॉर्ड जो मिलता है जो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे कब उन लोगों ने अटैक किया, तो पहला कॉन्टिनेंटल यूरोप पे उन लोग का अटैक 1799 में रिकॉर्ड मिलता है कि 1799 में सबसे पहले उन लोग ने कॉन्टिनेंटल यानी कि जमीनी मतलब यूरोप का अंदरी हिस्सा पे उन लोग ने अटैक किया, और ये था आइलैंड मोनेस्ट्री ऑफ सेंट फिलिबर्ट्स, जो आपका जाकर पड़ता है नियर द एस्चुरी ऑफ द रिवर लॉयर। रिवर लॉयर के पास ये मोनेस्ट्री पड़ता है। माना जाता है कि यही मोनेस्ट्री पे सबसे पहले अटैक किया था, मतलब कि कॉन्टिनेंटल मतलब जमीनी हिस्सा, जो जमीन का अंदरी हिस्सा होता है। एक होता है कोस्ट एरिया, जो समुद्र से लगा जो जमीन होता है उसको कोस्टल एरिया बोला था, और जो कॉन्टिनेंटल मतलब जो किसी भी कंट्री का अंदरी हिस्सा होता है, जो जमीनी हिस्सा तो वहीं पर। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे सबसे पहले उन्होंने अटैक किया था सेंट फिलिबर्ट्स। ये एक समझ लिया आइलैंड था, मतलब आइलैंड का अंदरी एरिया में। उसके पहले क्या होता था, कोस्टल एरिया पे अटैक करके लूट मार करके निकल जाते थे। अब कहा कि उन लोग जमीन के अंदर घुस कर और अंदर में आकर इन लोग ने अटैक करना शुरू कर दिया। तो सेंट फिलिबर्ट्स जो है, ये नाम याद रखिए, लॉयर रिवर के किनारे आपको जाकर ये मोनेस्ट्री था जिसे लूट मार किया। तो बहुत साल तक वाइकिंग्स लोग क्या करते थे, कहीं पर अटैक करते थे, लूट मार करते थे, फिर भाग जाते थे। उन लोगों का मेन टारगेट होता था जो ब्रिटिश आइलैंड है, जो कोस्टल एरिया, वो सब एरिया को, खासकर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब एरिया पे उन लोग का ज्यादा फोकस होता था अटैक करने का, लूट मार करना और निकल जाना। फिर उन लोगों ने देखा कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट यूरोप में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अब उन लोग देखा कि अब हम लोग सिर्फ लूट मार करने से नहीं होगा, अब हम लोग यूरोप का अंदरी हिस्सा में भी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें भी पार्ट लेकर अब हम लोग और ज्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो तब उन लोगों को एक मौका मिला जब फ्रांस और जर्मनी का राजा लुईस पायस, पहले फ्रांस और जर्मनी एक ही था जिन्हें फ्रैंकिया कहा जाता था, तो फ्रैंकिया का राजा लुईस पायस जब 1840 में मारा गया, राजा लुईस पायस जो था ये क्या था, इम्पीरियर था। आज का मॉडर्न डे फ्रांस और जर्मनी का, उस टाइम फ्रांस और जर्मनी से लगभग मिला हुआ। पहले देखिए कोई भी कंट्री का कोई आपको कंसेप्ट नहीं होता था, एक राजा होता था, वो जब उसका हुकूमत होता था उसका एरिया में वो सब अंडर चले आता था, फिर जब राजा आता था फिर उसके एरिया में वो एरिया चले जाता था, तो राजा का हिसाब से क्या होता था, एरिया कम बेसी होता था, तो कोई कंट्री नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो फ्रैंकिया का राजा का जब मौत हो गया लुईस, तो उसका बेटा लोग में आपस में लड़ाई हुई, तो उसी का एक बेटा लोथर, उसने क्या किया, वाइकिंग लोगों का मदद लिया, वाइकिंग लोगों को बोला कि आप आइए, बोला आप हमारा मुझे मदद करिए राजा बनने के लिए। तो इधर से मौका मिल गया उन लोगों की, अब हम लोग जो भी यूरोप है उसका अंदरूनी हिस्सा में, मतलब अंदरूनी हिस्सा में और इंटरनल पॉलिटिक्स में हम लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं और हम लोग और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब उन लोग ने क्या किया, पहले क्या करते थे, रेड करते लूटते चले थे। अब उन लोग ने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अब जो भी एरिया उन लोग लूट रहे थे अब उधर पर अपना सेटलमेंट बनाना भी शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश आइलैंड पे जहाँ जहाँ उन लोग का सेटलमेंट है, जो जो एरिया उन लोग ने कैप्चर करके अपना सेटलमेंट बनाया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मिड 9th सेंचुरी में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का बहुत सारा एरिया को टारगेट कर वाइकिंग्स लोगों ने अपना कब्जा में ले लिया और वहाँ पर अपना सेटलमेंट बना लिया। पहले तो सिर्फ रेड करते थे, चले आते थे। अब उन लोग ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पूरा नहीं, कुछ हिस्सा ज्यादातर कोस्टल एरिया पे उन लोग ने क्या किया, जो जो एरिया पे अटैक करते थे वो सब एरिया को अपना अब कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, उधर पर अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया। फिर वाइकिंग ने नॉर्थ आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, उस पे भी अपना सेटलमेंट बनाया, नाम है सेटलैंड एंड ऑर्कनीस। ठीक है, ये स्कॉटलैंड का 2 आइलैंड है, नॉर्दर्न आइलैंड, वहाँ पर इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। फिर उसके बाद आपका जाकर मिडलैंड स्कॉटलैंड, जिसका नाम है हेब्रिड्स, वहाँ पर भी उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। सबसे पहला आयरलैंड का ट्रेडिंग टाउन जो बनाने वाला था यही वाइकिंग लोग थे, जिन्होंने आयरलैंड का सबसे पहला ट्रेडिंग टाउन बनाया। क्या क्या टाउन बनाया, नाम देख लीजिए, डबलिन, वाटरफोर्ड, विक्सफोर्ड, विकलो, लिमरिक, ये सब जगह जो आयरलैंड का ये सब एरिया है, ये सब एरिया को उन लोग ने क्या किया, यहाँ पर सेटलमेंट बसाया और एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि इन लोग का 2 मकसद इससे पूरा होता था। एक, ये जो एरिया में जो अभी मैंने बताया, डबलिन, वाटरफोर्ड, विक्सफोर्ड, इससे क्या होता था, इंग्लैंड पे इन लोग असर से नजर रख सकते थे, बाकी यूरोप का एरिया पे, कंट्री पे नजर रख सकते, और साथ ही साथ इन लोग बिजनेस करने में भी इन लोग को आसानी होता था, क्योंकि ये ट्रेडिंग पोस्ट है, कोई भी जाएगा तो इधर से होकर गुजरेगा तो यहाँ को उससे बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडिंग पोस्ट का साथ साथ एक सैटेलाइट का तरह भी काम किया करता था। तो फिर वाइकिंग लोग ने क्या किया, जब अपना अच्छा था तरीका से सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया, इन लोग ने फ्रांस
फ्रांस के बजाय सबसे ज्यादा फोकस देना शुरू कर दिया इंग्लैंड पे, क्योंकि फ्रांस का राजा इन लोगों को पैसा दिया था और बोलता था कि हमारा कंट्री पे अटैक मत करोगे। जब उन लोगों को पैसा मिल जाता तो इन लोग अटैक नहीं करते थे, इन लोगों का मेन फोकस इंग्लैंड पे होता था। तो वाइकिंग लोग ने इंग्लैंड पे अटैक करना सबसे तेजी कब किया? 1851 के बाद इंग्लैंड पे अटैक वाइकिंग लोग का तेजी हो गया, मतलब वाइकिंग लोग का जो अटैक था उसमें तेजी आ गया 1851 के बाद। इसलिए इंग्लैंड के एक ही जो आपको जाकर किंगडम था वेसेक्स, पहले इंग्लैंड भी कोई एक किंगडम में नहीं था, बहुत अलग अलग किंगडम बड़ा हुआ। इंग्लैंड के एक किंगडम वेसेक्स यही एक इकलौता ऐसा किंगडम था जिसने क्या किया था, वाइकिंग है उन लोग को टक्कर दिया और उन लोग से अपना किंगडम को बचाए रखा। वाइकिंग आर्मी में ज्यादातर जो डेनिश यानी कि डेनमार्क के लोग जो थे उन लोग मतलब होते थे। इन लोग ने क्या किया, ईस्ट एंगेलिया फिर नॉर्थम्बरलैंड इस सब जगह को लोग ने कैप्चर किया। फिर 1871 में किंग एल्फ्रेड, जिसे द ग्रेट ऑफ वेसेक्स भी कहा जाता था, यही एक लौता राजा था जिसने डेनिश आर्मी को इंग्लैंड पे हराया, यानी कि वाइकिंग लोग का जो आर्मी था, खासकर जो डेनिश आर्मी था उसे हराया, और ये करने वाला पहला इकलौता राजा बन गए इंग्लैंड का। इसी के लिए इसका नाम बोला गया किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो वेसेक्स को छोड़ दिया जाए तो डेनिश लोग कहाँ के यहाँ पर अपना सेटलमेंट बनाए, नॉर्थ एरिया पे, जो इंग्लैंड का नॉर्थ एरिया वहाँ पर अपना सेटलमेंट बनाए, जिसे उन्होंने नाम दिया डेन लॉ। तो बहुत सारा जो वाइकिंग थे उन लोग जब सेटल हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को फार्मर बना लिया, मतलब किसान बन गए। फिर कुछ लोग ट्रेडर बन गए और उन लोगों ने जो यॉर्क शहर है उसे अपना लीडिंग मर्केंटाइल सेंटर बना लिया, और ये जो यॉर्क शहर है ये समझ लिए मर्केंटाइल सिटी बन गया था उस दौर का, और यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता था वाइकिंग लोग का भी और बाकी सब यूरोपियन लोग का। तो ये सब करने से भी वाइकिंग लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाए। तो फिर देखिए जब 10th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ बीत गया, अब इंग्लिश आर्मी जब मजबूत हो गया, उन लोग ने भी बोला अब जो एल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स जो है उसका जो डिसेंडेंट लोग थे उन लोग को भी अपना जो पूर्वज था यानी कि एल्फ्रेड, उसका बाद याद आया कि नहीं, जब हमारा जो पूर्वज थे उन्होंने जब वाइकिंग लोग को हरा सकते हैं और भगा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। जो एल्फ्रेड का जो बाद में जितना भी वंशज आए उन लोग ने ये ठान लिया कि जो इंग्लैंड के एरिया पे जो ये जो वाइकिंग लोग ने कब्जा करके रखा है, हम लोग फिर से अपने एरिया को दोबारा रिकैप्चर करेंगे, रिकॉन्कर करेंगे और ये वाइकिंग लोग को निकाल फेंकेंगे। तो यहाँ से वाइकिंग लोग का समझ लीजिए इंग्लैंड से सफाया होना शुरू होता है। तो लास्ट स्कैंडिनेवियन किंग जिसका नाम था एरिक ब्लड एक्स, मतलब ये वाइकिंग राजा है, ये लास्ट स्कैंडिनेवियन राजा जो इंग्लैंड का था, नाम है एरिक ब्लड एक्स। इसे 952 में हटा दिया गया और मार दिया गया, और यहाँ से क्या होता है, आज जो हम लोग यूनाइटेड किंगडम देखते वो नजर आता है। अब यहीं से पूरा तरीका से आपका जो उखाड़ के फेंक दिया कि यही लास्ट राजा था, यानी कि एरिक ब्लड एक्स ये लास्ट राजा था वाइकिंग लोग का जो इंग्लैंड पे हुकूमत किया। उसके बाद इससे मार दिया गया और वाइकिंग लोग को भगा दिया गया। यूरोप के अलावा भी वाइकिंग लोग का बहुत जगह आपका जाकर सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच कोस्ट में जिसका नाम है नैंटीस, वहाँ पर भी इन लोग ने बहुत लूट पार मचाया, वहाँ पर भी इन लोग का सेटलमेंट है। पेरिस, लिमोक्स, ऑर्लियंस, टोर्स, निमीस, ये सब एरिया फ्रांस का है, ये सब एरिया में भी बहुत लूट पार मचाया और बहुत अटैक किया। और ये सब बात आपका जाकर 1842 का। फिर 1844 में वाइकिंग लोग ने अरब लोग के ऊपर भी अटैक कर दिया। सेविल्ली जो था ये उस वक्त अरब लोग कंट्रोल करते थे, ये तो अरब लोग का जो कंट्रोल वाला एरिया था वहाँ पर भी लोग ने अटैक किया। फिर 1859 में इन लोग ने पीसा में भी प्लंडर कर दिया, लूटमार किया। फिर 911 में जो वेस्ट फ्रैंकिस राजा है उन्होंने क्या किया, रूइन एक जगह है उन्हें क्या कर दिया, एक ट्रीटी साइन हुआ था वाइकिंग का चीफ, वाइकिंग का कोई राजा नहीं होता, चीफ होता था रोलो, और फ्रैंकिस राजा का बीच में एक ट्रीटी हुआ जिसमें जो फ्रैंकिस राजा था उन्होंने क्या किया, रूइन नाम का जगह जो ट्रीटी था वो वाइकिंग लोग को दे दिया गया। और ये जो नॉर्दर्न फ्रांस का एरिया था जिससे नॉर्मेंडी कहा जाता है, नॉर्मेंडी जो नाम है ये नाम आया है लैंड ऑफ द नॉर्थमेन, क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियंस थे इन्हें नॉर्थमेन भी कहा जाता था। तो ये जो शहर है नॉर्मेंडी, आज फ्रांस का जो नॉर्दर्न फ्रांस का जो शहर है नॉर्मेंडी, ये वाइकिंग लोग का ही नाम से आया क्योंकि ये ट्रीटी में इन्हें दे दिया गया था ये शहर कि आप लोग को ये शहर, आप लोग इधर पर सेटल रहिए और हमारा कंट्री पे, हमारा एरिया पे अटैक मत करिए। फिर 9th सेंचुरी में स्कैंडिनेवियंस लोग ने, खासकर नॉर्वेजियंस लोग, मतलब स्कैंडिनेवियंस में भी जो नॉर्वेजियंस है वो वाइकिंग जो नॉर्वे से आए थे उन लोग ने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया आइसलैंड को। फिर नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड में, इस वक्त में आइसलैंड में, नॉर्थ अटलांटिक में कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ करता था, तो इन लोग ने क्या किया, अपना ज्यादा से ज्यादा आबादी यहाँ पर सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। फिर 10th सेंचुरी का आखिर में कुछ वाइकिंग राजा, इसमें से एक फेमस राजा है एरिक द रेड, इसने क्या किया था, वेस्ट वर्ड तक यानी ग्रीनलैंड तक ये पहुंच गया था। तो बहुत सारा आइसलैंड का जो हिस्टोरियंस लोग है उन लोग का मानता है जो अर्ली वाइकिंग जो सेटलर लोग थे जो ग्रीनलैंड पे जाके सेटल हुए, जो अर्ली वाइकिंग लोग थे, यही लोग को माना जाता है कि यही लोग पहला यूरोपियन थे जिन्होंने अमेरिका को खोजा। इसमें से भी खास जो वो वाइकिंग राजा जिसका नाम है वाइकिंग हीरो लीफ एरिक्सन, जो बेटा था एरिक द रेड का, माना जाता है इसी ने क्या किया था, अमेरिका को खोजा था। ये मानना है कि अगर उन लोग ने खोजा तो फिर जब क्रिस्टोफर कोलंबस या बात की यूरोपियन लोग गए तो उन्हें क्यों नहीं अपने जैसे
यूरोपियन उन्हें देखने को मिला कि उन लोग गए तो उधर के नेटिव लोग से मिले, आखिर वो स्कैंडिनेवियंस लोग कहाँ चले गए थे। तो उन लोग का मानना है कि उन लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं किए थे, उन लोग गए थे लेकिन उन लोग परमानेंट सेटलमेंट नहीं किए, उन लोग का बस टेम्पोररी सेटलमेंट था। तो बहुत सारा ऐसा जगह थी, विनलैंड जिसे वाइनलैंड भी कहा जाता था, ये टेम्पोररी सेटलमेंट था उस दौर का। न्यू फाउंडलैंड जो आज का अमेरिका का जो न्यू फाउंडलैंड है, वहाँ पर माना जाता है कि इन लोग ने अपना पहला टेम्पोररी सेटलमेंट बनाया था अमेरिका में। तो इसके अलावा बहुत कम ऐसा एविडेंस है ये मिलता है कि अमेरिका में वाइकिंग लोग का हुकूमत था या वाइकिंग लोग ने सबसे पहले अमेरिका को खोजा था। लेकिन जो हिस्टोरियन ये दावा करते हैं कि वाइकिंग लोग ने सबसे पहले अमेरिका को खोजा, तो उन लोग का ये भी मानना है कि भले ही खोजा था उन लोग का, लेकिन उन लोग ने कभी भी परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जाके हमेशा बस नहीं गए, उन लोग क्या करते थे टेम्पोररी सेटलमेंट किए, कुछ दिन के लिए ही बस उधर बसे जाकर। अब आखिर अब हम लोग देखते हैं कि वाइकिंग लोग का खात्मा कैसे करके हो गया। 166 में एक राजा आया था जिसका नाम था विलियम। ये क्रिसमस का दिन ये राजगद्दी पे बैठा था 1066 में। जब ये राजा बना तो इसने बहुत मेहनत कर टेक्निकली आपका जाकर वाइकिंग लोग को इंग्लैंड से भगाया। तो यहीं से आपका जाकर शुरुआत होता है वाइकिंग लोग का खात्मा का, और इंग्लैंड पे ही उन लोग का मेन टारगेट था और इंग्लैंड ही उन लोग का मेन सेंटर था। तो यहीं से वाइकिंग लोग का यूरोप से खात्मा शुरू होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कर जितना भी स्कैंडिनेवियन किंगडम्स उन लोग क्रिश्चियन बनना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वाइकिंग लोग क्रिश्चियन बनना शुरू कर दिए, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, आपको जाकर डेनमार्क, अब यहाँ का भी राजा लोग आस्ते आस्ते कर क्रिश्चियनिटी अपनाना शुरू करती है। अब क्या हो रहा है, क्रिश्चियनिटी आपको पता ही है कि ये दौर जब चल रहा था, ये जो दौर है 1066, ये सब दौर है आपका जाकर क्रूसेडर्स का दौर है। तो अब क्रिश्चियनिटी मजबूत हो रहा था। इतना दिन तक उन लोगों का इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गया। अब पोप लोग इकट्ठा हो गए, अब बोले कि हमारे जेरूसलम को क्या करना है, वापस लेना है मुस्लिम्स लोग से। तो अब जब क्रिश्चियनिटी मजबूत होने लगा तो अब वाइकिंग लोग आस्ते से कमजोर होना शुरू कर दी। वाइकिंग लोग कमजोरी होने का कारण ये भी था, पहले उन लोगों के पास खोने कुछ नहीं था, उन लोग सिर्फ रेडिंग करते थे। अब उन लोग आस्ते आस्ते सेटलमेंट करना शुरू कर दिए। अब उन लोग आस्ते आस्ते कर यूरोपियन लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिए। अब उन लोग पहले उतना खूंखार या उतना वॉरियर टाइप नहीं रहे थे। और जब एक आदमी कमजोर होता है, दूसरा आदमी जब पावरफुल बनना शुरू हो जाता है और आपस में इत्तेहाद कर लेता है, एकजुट कर लेता है, ग्रुप बना लेता है और आपस में कन्फ्लिक्ट मिटा देता है, तो आसानी से उन लोग कोई भी चीज को कंक्यर कर सकता है। तो पहले जो यूरोप आपस में लड़ाई करता था, आपस में लड़के मरता था, अब उन लोग क्या कर दिए, क्रूसेड का उन लोग पर ध्यान आ गया। हम लोग को क्रूसेड करना है और वापस से हमें जेरूसलम को वापस करना है। अब जब ये कंसेप्ट आया तो पूरा यूरोप एक हो गया। भले आपस में जितना भी कंफ्लिक्ट है, लेकिन रिलीजियसली उन लोग एक हो गए। जब रिलीजियसली उन लोग एक हो गए तो उन लोग मुस्लिम भी उन लोग का दुश्मन थे, और ये जो स्कैंडिनेवियन यानी वाइकिंग्स लोग, ये भी दुश्मन थे। वाइकिंग लोग भी आइडियल वर्शिप जाते थे। मैं बता दूंगा कि क्या धर्म को फॉलो करते थे और उन लोग का असल में उन लोग हुलिया कैसा था, ये भी बता दूंगा। तभी फिलहाल ये जान लीजिए कि आज से खात्मा कैसा हो गया। पूरा तरीका से ऐसा नहीं है कि यूरोपियन लोगों ने मार दिया, ऐसा नहीं है, खत्म कर दिया। उन लोग को धकेल के पीछे बकाया जो रह गए उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना लिया। फिर बहुत सारा राजा जो वाइकिंग राजा उन लोग ने भी, पहले क्या था, वाइकिंग लोगों को एक राजा चीफ हुआ करता था अपना एरिया। नॉर्वे का अलग चीफ होता था और स्वीडन का अलग चीफ होता था। उन लोग मिलकर बस अटैक करते थे, कभी कभी अलग अटैक करते थे। तो जब एक एक एरिया पूरा राजा कंट्रोल करने लगा, तो जब राजा अब जाकर क्रिश्चियनिटी अपनाया तो उसका जो भी जनता है, जनता लोग ने भी क्या कर दिया, अपना राजा का रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिए। तो इस तरीका से जो वाइकिंग लोग हैं उन लोग आस्ते आस्ते कर क्रिश्चियनिटी अपना ली। जब क्रिश्चियन बन गए तो उन लोग का कोई भी कंफ्लिक्ट, कोई भी भेदभाव बाकी का यूरोपियन कंट्री के साथ रहा नहीं और आस्ते आस्ते वाइकिंग लोग का नाम खत्म हो गया। तो वाइकिंग लोग का रिलीजन क्या था, थॉर फिल्म देखी है और जो मार्वल का जो एसगार्ड नाम सुने ना, थॉर फिल्म में एसगार्ड, बस वो जो थॉर का जो एसगार्ड का जो किंगडम का जो कंसेप्ट है, ये आपको जाकर आया है कहाँ से, ये वाइकिंग लोग का ही कंसेप्ट से आया है। वाइकिंग लोग मानते थे कि एसगार्ड एक जगह है जहाँ पर जो थॉर टाइप का आपको जाकर लोकी ये सब गॉड है, उन लोग को कंट्रोल करते, उन लोग को ही ये लोग पूजा किया करते थे। वही से ये जो एसगार्ड है, लॉकी है, थॉर, ये सब कंसेप्ट जो है उन लोग अपना एक हथियार हुआ करता था। तो वहीं से ये मार्वल ने क्या किया, ये कंसेप्ट को लिया है। एसगार्ड का कंसेप्ट ये कहाँ से लिया, ये एसगार्ड का कंसेप्ट आपको जाकर यही वाइकिंग लोग का किताब से, वाइकिंग लोग का कल्चर से ही इन्होंने कॉपी किया है। और उन लोग खासकर उन लोग का बाल जो होता था बाकी यूरोपियन कंट्री का हिसाब से अलग होता था, थोड़ा रेड टाइप में होता था। और बाकी जो यूरोपियन ब्लॉन्ड उन लोग का बाल होता था, तो उन लोग थोड़ा रेड टाइप में बाल होता था। तो बाकी लगभग ऐसा नहीं है कि पूरा यूरोपियन लोग से अलग दिखते थे, लगभग वैसे ही दिखते थे, बस थोड़ा बहुत चेंजेस था। रिलीजियस उन लोग का अलग था। बाकी जो यूरोपियन जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, जर्मनी, बेल्जियम हो गया, ये सब एरिया में आपका जाकर क्रिश्चियनिटी था। तो ये जो नॉर्थ से जो लोग आए थे बाकी इन लोग का रिलीजन क्या था,
मतलब काल्पनिक गॉड जैसे कि एसगार्ड में थॉर हो गया, लोकी हो गया, ये सब गॉड को लोग मानते थे। दोस्तों आज हम लोग ने जाना वाइकिंग लोग का इतिहास, वाइकिंग कौन है, कैसे उन लोग का शुरुआत हुआ, कैसे उन लोग ने अपना जिंदगी शुरू किया। और बहुत कोई मानना है कि वाइकिंग लोग का दौर में औरत लोग का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत सारा हिस्टोरियन वो ये मानते हैं कि उस वक्त यूरोप में जब जितनी भी औरतें, उन्हें कोई राइट्स नहीं था, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स आप जाकर वाइकिंग लोग ने अपनी औरतों को भी दिए के रखा था। बाकी जितना भी यूरोपियन कंट्री का अगर उस टर्म से कंपेयर करे, जो वुमेन राइट्स जो बाकी सब यूरोपियन कंट्री में था, उससे ज्यादा राइट्स वाइकिंग लोग ने अपनी औरतों को देकर रखे थे। लेकिन ये वाइकिंग लोग का दौर पे जो गुलाम हुआ करते उन लोग का बहुत ज्यादा अवस्था खराब था, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो लेकर आया था, हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी। उसमें मैंने उसका डिस्कशन किया है कि किस तरीका से वाइकिंग लोग अपना गुलाम के साथ ट्रीटमेंट करते थे, बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया करते थे वाइकिंग लोग अपना गुलाम लोग के साथ। तो आज हम लोग ने जान लिया, आप लोग जुड़े रहे इसके लिए थैंक्स, और इसी तरीके हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।